हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस शुरू कराया था, जिसमें मैंने मैट्रिसेस के बेसिक्स, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कितने तरह की मैट्रिक्स होती है, उन सबको डिस्कस किया था और उन पे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स आप लोगों को मैंने कराए थे। तो अब हम उस सेशन को आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं पिछले सेशन का रिकॉल कर दूं भाई। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, तीन तरह की मैट्रिक्स से फोकस कर रहा हूं बेसिकली मैं, तीन चार तरह की। जैसे सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब m इक्वल्स टू n और यू कैन से n इक्वल्स टू m। मतलब किस तरह की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? जैसे इस तरह का मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, 3x3, 4x4, 1x1, इस तरह की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया था डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? पहली बात तो वो स्क्वायर होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात मैंने क्या बताया था, उसके मेन डायगोनल को छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एक तरह की मैट्रिक्स और पढ़ाई थी, स्केलर मैट्रिक्स, ये स्पेशल डायगोनल हो जाती है। मतलब मेन डायगोनल छोड़ दो, बाकी सब तो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ये सेम होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 नहीं चलेगा, मतलब अलग अलग डिफरेंट एंट्रीज नहीं चलेगी, सेम एंट्रीज होनी चाहिए। मतलब 2 2 2, अब ये स्केलर मैट्रिक्स है। 3 3 3 ये स्केलर मैट्रिक्स है। 4 4 4 हो जाए, 0 0 0 हो जाए, 1 1 1 हो जाए, इस तरह की मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो स्पेशल तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या स्पेशलिटी है? कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आइए इस पर प्रॉब्लम करते हैं। आज काफी हद तक हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन है बुक में, बच्चे उसका आंसर याद कर लेते हैं। अब उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं सीखते हैं कि नहीं सीखते। कई लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अब पता नहीं उसको किस सेंस में सीखते हैं। तो एक बार पहले प्रॉब्लम देखिए और फिर देखिए सीबीएसई किस किस तरह के प्रॉब्लम उस पर डिजाइन कर देती है। तो देखिए बेजार ध्यान से, पहले बुक का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। हाउ मैनी 3x3 matrices are possible with each entry 0 और 1? ये क्वेश्चन आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई थिंक 3.1 में ही दिया हुआ है और लोग इसका आंसर भी याद कर लेते हैं, 512 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ी देर में आते हैं, इससे पहले छोटा प्रॉब्लम करते हैं। मैं कह रहा हूं हाउ मैनी 2x2 मेट्रिसेस आर पॉसिबल। 2x2 की कितनी मेट्रिसेस बन सकती हैं जब हर एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। 2x2 का मतलब उसमें 4 एंट्रीज होंगी। एक एंट्री यहां पे, एक एंट्री यहां पे, एक एंट्री यहां पर और एक एंट्री यहां पे। तो मतलब इसमें 4 एंट्री आनी है। वो कह रहा है 2x2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो जब हर एक एंट्री या तो 0 हो या फिर 1 हो। मतलब हर स्पॉट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। मतलब इस स्पॉट को भरने के लिए 2 चॉइसेस, इस स्पॉट को भरने के लिए 2 चॉइसेस, इस स्पॉट को भरने के लिए 2 चॉइसेस और इसे भरने के लिए भी 2 चॉइसेस। परम्यूटेशन लग रही है, अरेंजमेंट लग रहा है यहाँ पे। तो इस स्पॉट के लिए 2 चॉइस, इस स्पॉट के लिए 2 चॉइस, इस स्पॉट के लिए 2 चॉइस और इसके लिए भी 2 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेगी? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का पावर 4। मतलब ऐसी 16 मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। और देखते हैं, मैं कह रहा हूं हाउ मैनी 1x3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। कितने की मैट्रिक्स बनानी है? 1x3 की, विद ईच एंट्री 1 2 और 3। हर एंट्री या तो 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। तो ध्यान से सुनना, 1x3 का मतलब एक उसमें रो है, 3 उसमें कॉलम है। मतलब इस तरह की मैट्रिक्स है। मतलब इन टोटल यहां पे
3 एंट्रीज आएंगी और हर एक एंट्री के लिए चॉइसेस क्या है, या तो हर एक एंट्री 1 होगी, या फिर हर एक एंट्री 2 होगी, या फिर हर एक एंट्री 3 होगी। मतलब हर स्पॉट के लिए कितनी चॉइसेस है, 3। मतलब इस स्पॉट के लिए भी 3 चॉइस, इस स्पॉट के लिए भी 3 चॉइस और इस स्पॉट के लिए भी 3 चॉइस। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 3 का पावर 3 मतलब 27। बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वाला प्रॉब्लम देखिए हमारा। वो कहता है हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो यही समझ लेते हैं भाई, 9 एंट्रीज होंगी। वो कह रहा है हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब हर एंट्री या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो मतलब हर स्पॉट को भरने के लिए 2 चॉइस है, तो देयर आर 9 स्पॉट्स। तो हर स्पॉट के लिए कितनी चॉइसेस है, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 9, क्योंकि 2 × 2 × 2 9 टाइम्स होगा, तो 2 का पावर 9 इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है मेरा वो बेसिकली 2 का पावर 9 मतलब 512 इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए यहां तो बड़ा आसान लगता है क्वेश्चन, रट भी लेते हैं बच्चे, फॉर्मूला भी बना लेते हैं। कई लोग ऐसे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इसका कि भाई नंबर ऑफ चॉइसेस का पावर ऑर्डर। जैसे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी यहाँ पे 2, और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3x3। तो 3x3 करो तो 9 हो गया, तो 2 का पावर 9 इसका आंसर आ गया 512। बट ये अप्रोच हर जगह नहीं चलेगी, इसलिए जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसी अप्रोच से काम करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच हर जगह नहीं चलेगी, अभी फेल कर देते हैं, चिंता ना करो। इधर देखो, सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती है, देखिए भाई। लाजवाब प्रॉब्लम है। हाउ मैनी 3x3 डायगोनल मैट्रिसेस आर पॉसिबल with each entry 0, 2 और 5। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेस आर पॉसिबल। कैसी मैट्रिक्स बनानी है, डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्डर कितना है 3x3। तो जरा यहां आ जाओ जरा पहले ध्यान से। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, इसे छुपाओ पहले तो। यहां और यहां सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो मतलब जितनी भी ये मैट्रिक्स बनेगी उस सारी मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी होगी। अब मेन ये डायगोनल में 3 एंट्री आनी है ना भाई। तो अपने पास भरने के लिए 3 स्पॉट हैं, ठीक है। अपने पास भरने के लिए 3 स्पॉट है भाई। यहां 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 0 ही होना है, यहां 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 0 ही होना है, 0 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, अदरवाइज डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगी। अब अपने पास 3 स्पॉट है भरने के लिए। अब इन 3 स्पॉट और हर एक एंट्री के लिए चॉइस कितनी है, 3 भाई। या तो हर एक जगह 0 आएगा, या फिर हर एक जगह 2 आएगा, या फिर हर एक जगह 5 आएगा, है ना। हर एक एंट्री 0, 2, 5 में से कोई हो सकती है। तो इस स्पॉट को भरने के लिए 3 चॉइस, इस स्पॉट को भरने के लिए 3 चॉइस, और इस स्पॉट को भी भरने के लिए 3 चॉइस। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 3 × 3 × 3 आंसर आ गया 3 का पावर 3 मतलब 27। तो मतलब 27 मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत सारे, 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूं बना के मैं आपको। देखो ऐसा बन सकता है भाई। यहां वाला पार्ट तो मैं छोड़ ही रहा हूं, ये और ये तो 0 ही होने वाला है। यहां 2, 2, 2 हो सकता है, 5, 5, 5 हो सकता है, 0, 0, 0 हो सकता है, 2, 0, 5 हो सकता है, 2, 5, 0। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो आप समझ जाओ किस तरीके से बनेगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3Q मीन्स 27। तो 27 मैट्रिसेस बन सकती हैं डायगोनल मैट्रिसेस विद ईच एंट्री 0, 2 और 5। ये तो परफेक्ट है भाई। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आना चाहिए। अब देखिए असली सवाल अब बनेगा। जिसे डेफिनेशन क्लियर है वही कर पाएगा भाई। हाउ मैनी स्केलर मैट्रिसेस of order 3x3 are possible with each entry 3, 6 और 9। अब कैसी मैट्रिसेस बनानी है, स्केलर मैट्रिसेस बनानी है। तो सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है ये पता होना चाहिए। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स का डिजाइन कैसा होता है भाई, देखिए 3x3 की बनानी है। तो ये मेन डायगोनल छोड़ दो जरा भाई। यहां
यहाँ 0 चाहिए इधर, और ये सब जगह आपको 0 चाहिए। अब बेसिकली आपको ये डायगोनल में एंट्रीज भरनी है। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या खास बात बताई थी, कौन सी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, ये डायगोनल एंट्रीज ना सेम होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। मतलब या तो सिर्फ 3 3 3 आ सकता है, या फिर 6 6 6 हो सकता है, या फिर 9 9 9 हो सकता है, यही तो बनेगा भाई, यही तो पॉसिबिलिटी है। या तो 3 3 3 लिखो, या फिर 6 6 6 लिखो, या फिर डायगोनल में 9 9 9 लिखो। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 6 9 लिख दोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, या तो पूरे में 3 आएगा, या फिर पूरे में 6 ही आएगा, या फिर पूरे में 9 ही आएगा। तो देयर आर 3 मैट्रिसेस, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मैट्रिक्स बनेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका सोल्यूशन कितना है, देयर आर 3 सच मैट्रिसेस ओनली। 3 बनेगी भाई, 3 बहुत ध्यान रखनी है बात, 3 बनेगी। जबकि डायगोनल में 27 थे, क्यों, क्योंकि डायगोनल में सेम भी हो सकता था। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख रहा हूं, इसको हाइड करो, इसको छोड़ के बाकी सब ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, डेफिनेटली 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ना, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं। तो डायगोनल में 27 बनी थी, लेकिन जब स्केलर की बात होगी तो स्केलर में डिफरेंट नंबर नहीं चलेंगे, स्केलर में ये नंबर्स सेम होने चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, यहां 0 ले लेता हूं मैं। स्केलर मैट्रिक्स बनानी है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल छोड़ के बाकी सब तो पहले 0 होना चाहिए। पहले तो ये चीज देखिए, अब मेरी बात सुनिए, स्केलर बनाना है मतलब ये तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। अब उसके लिए ऑप्शन कितने हैं, 0, या तो सब जगह 0 ही होगा, मतलब ऐसी मैट्रिक्स सेम है ना ये सारे, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो 0 है तो। सिमिलरली यहाँ पे 6 भी हो सकता है, सिमिलरली यहाँ पे 9 भी हो सकता है, तो भी इसका आंसर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है भाई, आप देख लीजिएगा, हटा दे रहा हूं उसको। तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो जाती है। तो आप 3.1 लगा लीजिएगा अपने एंड से। अब आती है बारी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की। इन पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, बस एक बार फटाफट फटाफट गो थ्रू करके निकल रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि भाई दो मैट्रिसेस कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मेन बात ये ध्यान रखना कि उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अरे भाई, ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। तो इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप करना चाहते हो तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब या तो दोनों 2 क्रॉस 2 की हो, या फिर दोनों या तो दोनों 2 क्रॉस 2 की हो, या फिर दोनों 1 क्रॉस 3 की हो। तो इस तरीके से करना है इसको। चलिए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट फटाफट से। मान लो एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है बी 5 6 7 8, एंड वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी। भाई इजीली ऐड कर सकते हो ना दोनों को, दोनों अगर ऐड होंगे तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम है। अच्छा, ऐड कैसे होती है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर दो, आमने सामने वाले एंट्रीज को। 5 में एक ऐड किया 6, 6 और 2 हो गया 8, 7 और 3 हो गया 10, 8 और 4 हो गया 12। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इस मैट्रिक्स का, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को सम करना है। लेकिन उससे पहले बाहर cos थीटा लिखा है, उससे पहले बाहर यहाँ पे sin थीटा लिखा है। तो क्या करूँ,
पहले तो कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो। याद रखना किसी भी मैट्रिक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एंट्री में होती है, तो जब आप कॉस को अंदर भेजोगे तो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप कॉस यहाँ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इधर हो गया आपका प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन अंदर गया, हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दीजिए, ऐड कर सकते हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो कैसे ऐड होती है, आमने सामने वाली एंट्री ऐड होती है। तो देखिए भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ रहे हैं 1 होता है, ये माइनस साइन कॉस ये प्लस साइन कॉस कैंसिल होकर 0 आ गया, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1 0 0 1। आंखें खोल के देखो, पहचान लो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर आ गया मेरा सिंपली आए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मेरा फेवरेट है, कभी मेरे एग्जाम में आया था व्हेन आई वाज इन 12th। बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। – 2008 1 मार्कर था ये, कहता है फाइंड x and y if 2 times 130x plus y012 is same as 5168। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है तो। बहुत बढ़िया, करते हैं इसको, ध्यान से देखिए भाई। 210x प्लस y012 इज सेम एज 5168। ये दोनों बराबर है, तो देखो लेफ्ट वाली साइड भी एक मैट्रिक्स है, राइट वाली साइड भी एक मैट्रिक्स है। लास्ट सेशन में बताया था दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। मतलब अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट किया जा सकता है। तो उससे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। अच्छा, ऐड करने से पहले ये 2 लिखा हुआ है बाहर, 2 को अंदर भेजो। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, तो दिस इज 2602x, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती है। तो 2 + y 6 1, और ये हो गया आपका 2x + 2, राइट साइड पे 5 6 1 8। अब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट हो जाएंगी। तो 2 + y 5 के इक्वल है, सो 2 + y इज 5 एंड 2x + 2 8 के इक्वल है। सो यहाँ से देखोगे तो y आ गया आपका 3 और x भी आ गया आपका 3। इस तरीके से प्रॉब्लम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, सिमिलर मैनर में सब्ट्रैक्ट होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। हो गया, देख लीजिएगा भाई से, मैं रब कर दे रहा हूँ। अब आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन कोई बड़ा टास्क नहीं होता, मेन है मल्टीप्लिकेशन। देखिए भाई, दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिक्कत भी होती है बच्चों को इसमें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब मेरी बात सुनिए, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। सोचो अगर मल्टीप्लाई भी तब होती जब उनके ऑर्डर सेम होते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती, बट जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है, और ना ही करनी। तो देखिए जरा मल्टीप्लिकेशन में क्या चक्कर है। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, कंडीशन देखिए जरा। पहली, मान लो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो किन दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कौन दोनों, n और p, n और p आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। पहली चीज तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q। मतलब पहले तो भाई मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, पहले तो कंडीशन ये
कि भाई एन और पी बराबर होने चाहिए। इसको चेक करके तो ये पता लगेगा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं। चलो पता लग गया मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मल्टीप्लाई होके भी तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उस नई मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? उसका ऑर्डर होगा आपका m क्रॉस q। एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूं, पहले देखिए। मान लो एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है B 1 2 3 4 5 6। अब मैं ए बी निकालना चाहता हूं, उससे पहले देखिए क्या मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं। तो देखिए ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी, डेफिनेटली बराबर है, मतलब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी जो कि ए बी मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर कितना निकल कर आएगा? 2 क्रॉस 2। बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना। पहले इसी पे सवाल करते हैं, 2-4 मल्टीप्लाई तो बाद में सीखेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, मैट्रिसेस में इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। याद रखना, मैट्रिसेस में ए बी बराबर बी ए नहीं होता, जनरली तो नहीं होता। ठीक है, कब बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, उन पे कंडीशंस होती है, वो बात की बात है। लेकिन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अभी दिखा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, ध्यान से सुनना, किस किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन 1, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर 4 क्रॉस 2 एंड बी हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 3, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ए बी और बी ए का ऑर्डर निकालिए। ए बी और बी ए के ऑर्डर का मतलब क्या है? जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी लिखोगे, तो ए बी का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा, वो बताना है। सिमिलरली बी ए का क्या ऑर्डर होगा वो बताना है। तो आइए जरा देखते हैं, इधर आ जाओ जरा। देखिए ए का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। पहले देखो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर कितना होने वाला है? उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 4 क्रॉस 3। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी? ऑर्डर ऑफ ए बी इज 4 क्रॉस 3। अब जरा बी ए की बात करते हैं। बी का ऑर्डर क्या है भाई? 2 क्रॉस 3। ए का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 2। और कोई भी दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं? जब ये दोनों चीजें बराबर हो। मुझे तो बराबर नहीं लग रही, 3 बराबर 4 थोड़ी होता है। इसका मतलब B का A से मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेंगे बट BA डज नॉट एग्जिस्ट। BA तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको पता लग गया ये वाली बात, AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। देखो A से B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक मैट्रिक्स मिल रही है 4 क्रॉस 3 की, लेकिन उल्टा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ऑलवेज ऑलवेज होता है ऐसा। क्लियर है भाई? दूसरा सवाल देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इज 1, सॉरी कॉमन नहीं होता, इफ मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी इज इस तरीके से 1 2 3, तो आपसे कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। अब देखिए कुछ महान लोग पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऑर्डर लिखेंगे, बी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है। और अभी तो मल्टीप्लाई करना मैंने बताया भी नहीं कि कैसे करते हैं, तो ऑर्डर लिखने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो जरा ध्यान से देखिए, इधर आ जाओ जरा साइड में, रफ पेज का पूरा पूरा फायदा उठाना है पेपर में। देखो भी ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एक रो है और 3 उसमें कॉलम है। सो ए का ऑर्डर है आपका 1 क्रॉस 3। अच्छा बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। भाई 3 रो है और एक कॉलम है, तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। आइए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए बी इज 1 क्रॉस 1। अब बी ए की बात करते हैं, तो पहले बी लिखो, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, फिर ए लिखो, ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। बिल्कुल बच्चों की तरह करना है।
क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, इस बात का मतलब ये है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर होगा 3x3। तो बी ए का ऑर्डर कितना आ रहा है? 3x3। सो ऑर्डर ऑफ बी ए इज 3x3। देखिए यहां से भी साबित हो जाता है कि ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होंगे। आप इधर देखिए जरा, ए से बी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1x1 का मैट्रिक्स आ रहा है, छोटा सा 1x1 का। लेकिन जब आप बी से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x3 का मैट्रिक्स आता है। तो याद रखना ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मैं बहुत ध्यान दे रहा हूं इस बात पर, काम आने वाली चीज है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करना भी बता देंगे भाई, वो तो कोई बड़ा टास्क नहीं है और सब लोगों को आती भी है। जो नहीं आता मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए सीबीएसई के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। बच्चे 1 मार्कर में फंस जाते हैं। देखिए मेरे जरा ध्यान से, इफ ठीक है भाई, इफ x इंटू दिस मैट्रिक्स इज सेम एज दिस मैट्रिक्स, तो आपसे कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ x। मैट्रिक्स x का ऑर्डर बताना है। ठीक है कि x का क्या ऑर्डर होगा। बढ़िया सवाल है। इफ मैट्रिक्स x इंटू दिस इज सेम एज दिस देन राइट द ऑर्डर ऑफ x। मैट्रिक्स x का ऑर्डर बताना है। बड़े ध्यान से देखना भाई, लेट कर लो कि जो x का ऑर्डर है वो m क्रॉस n लेट कर लो। सो देखिए भाई, लेट ऑर्डर ऑफ x बी m क्रॉस n। तो ध्यान से देखना जरा। सो देयरफॉर x का ऑर्डर है m क्रॉस n। ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है भाई? 2x3। और आंसर भी आ रहा है 2x3। ये पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, तो उसमें आपके लिए करके दिखा रहा हूं। x का ऑर्डर लिख लिया मैंने m क्रॉस n, इसका ऑर्डर 2x3 है और इसका ऑर्डर भी 2x3 है। अपने को m और n निकालना है, काम हो जाएगा। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, मैं लेफ्ट साइड थोड़ी सी रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। x का ऑर्डर है m क्रॉस n और जो इधर वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2x3 और जो आंसर आ रहा है वो भी 2x3 आ रहा है। अच्छा सुनिए भाई, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं? जब ये दोनों बराबर हो। मतलब क्या होना चाहिए? इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। इट मींस n कितना होना चाहिए? 2। तो मिल गई n की वैल्यू 2, बस m निकालना रह गया। n आ गया मेरा 2। अब मेरी बात सुनिए, ये दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती है? जब ये दोनों बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब n 2 होना चाहिए। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस 3। भाई मल्टीप्लाई होके कुछ तो आएगा, जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस 3। लेकिन मल्टीप्लाई होके आ क्या रहा है? 2x3। भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सामने लिखा है कि नहीं लिखा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके m क्रॉस 3 आना चाहिए था, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है? 2x3। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो यहां से आपको m का वैल्यू भी 2 मिलता है। तो इसका मतलब m भी 2 हो गया और n भी 2 हो गया। इस बात का मतलब कि जो x का ऑर्डर है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x इज 2x2। ऐसे ही लिख देना जैसे मैंने लिखा हुआ है। सो ऑर्डर ऑफ x कितना हो गया यहां से? 2x2। एक सवाल और करते हैं ऐसा, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। रुकिए मैं निकालता हूं अपने पास से एक बढ़िया सा सवाल।
ऑर्डर ऑफ ए निकालना है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड्स वगैरह में आया हुआ है, सीबीएसई का खुद का बनाया हुआ सवाल है। देखिए भाई जरा ध्यान से, वो कहता है इस मैट्रिक्स का ए पे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है, तो ए का ऑर्डर बताओ। आइए करते हैं। ये जो इधर वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3x2। थोड़ी देर के लिए ए का ऑर्डर मान लो m×n, और आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 3x2। आपको m और n निकालना है। यहाँ आ जाओ साइड में, m बताना है और n बताना है। इधर आओ। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब ये दोनों बराबर हों। मतलब m कितना होना चाहिए, 2। तो m का वैल्यू मिल गया 2। अच्छा, मल्टीप्लाई होके आना क्या चाहिए, 3x n। भाई मल्टीप्लाई होके 3x n आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई होके आ क्या रहा है, 3x2 आ रहा है। मल्टीप्लाई होके 3x2 आ रहा है, तो दोनों का कंपेयर कर लो। तो यहाँ से n का वैल्यू भी कितना आ गया, 2। सो देयरफॉर a का ऑर्डर कितना आ गया, 2x2। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन पे इस चीज़ पे जोर देना चाहिए था, तो मैंने दे दिया। अब आपको फटाफट से एक दो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं एंड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए भाई, बस हार्डली 1 या 1.5 सेशन और लगेगा, मैट्रिसेस पूरा निपट जाएगा हमारा। मैं देखिए मल्टीप्लाई करना सबको आता है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं बता देता हूँ, एक आध प्रॉब्लम बता देता हूँ छोटे छोटे से। देखो भाई जरा ध्यान से, भाई इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मान लो इसमें करना है, तो कैसे करना होता है, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के रो लेने होते हैं, राइट वाली मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के रो उठाने, राइट वाली मैट्रिक्स के कॉलम उठाने हैं। तो पहले पहली रो लेनी है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होता है, एंट्री वाइज, फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री का सेकंड एंट्री से। कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी। तो कैसे करेंगे, एंट्री वाइज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहली एंट्री का मल्टीप्लाई पहली एंट्री से, तो 1 आ गया, बीच में लगाते हैं प्लस। सेकंड एंट्री का मल्टीप्लाई सेकंड एंट्री से कितना आ गया, 6। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब आप मूव कर जाओ सेकंड कॉलम पे, मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंड कॉलम में, तो लिखोगे कहां पे, सेकंड कॉलम में। तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, अब आई बारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, करो मल्टीप्लाई एंट्री वाइज, पहली एंट्री का पहले एंट्री से। 1 × 2 = 2, बीच में प्लस लगाते हैं, 2 × 1 = 2। तो पहली रो ने ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप दूसरी रो पे आ जाओ, तो लिखोगे कहां पे, दूसरी रो में। तो पहले सेकंड रो का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, कैसे, एंट्री वाइज। 3 × 1 कितना हो गया, 3, प्लस 4 × 3 कितना हो गया, 12। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे सेकंड कॉलम में, तो ये कितना हो गया, 6 + 4, इसको ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 7, 4, 15 और 10। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये सब आप लोगों को आता है यार, इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना मैंने। एग्जाम्पल क्या, सीधा आपको क्वेश्चन ही दिखाते हैं। देखिए भाई, बुक का ही क्वेश्चन दिखाते हैं सीधा। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। देखिए भी ये प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ऐसा, मैट्रिक्स आई दिया हुआ है ऐसा,
वो कहता है फाइंड के, मतलब के का वैल्यू निकालना है, सच दैट ए स्क्वायर इज के ए माइनस 2i, मतलब ये कंडीशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे एक नई सी चीज दिख रही है, ए स्क्वायर। अब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सब लोगों को पता है, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दोगे 9 4 16 4, ऐसे नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए भी जरा ध्यान से, हमें ए गिवन है 3 4 -2 -2, तो जब मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर का मतलब है मेरा ए इंटू ए। तो कर लेते हैं भाई, पहले ए लिखिए 3 4 -2 -2, फिर दोबारा 3 4 -2 -2, करिए मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में एंट्री वाइज 3 × 3 9, बीच में प्लस आता है, -2 × 4 हो जाएगा आपका -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सो 3 × -2 कितना हो गया -6, फिर -2 × -2 ये कितना हो गया +4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब आई बारी सेकंड रो की, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 3 हो गया 12, बीच में प्लस आता है, -2 × 4 हो जाएगा -8, तो यहाँ पे -8 लिख दिया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया आपका -8 और +4। सॉल्व कर लो भाई इसको फटाफट से। सो ए स्क्वायर आ गया आपका 1, ये कितना हुआ -2, दिस इज 4 और दिस इज -4, तो ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को पकड़ लेते हैं। सिंस ए स्क्वायर इज के ए माइनस 2i, तो रखो वैल्यू, यहां पे रखो ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर 1 4 -2 -4, राइट साइड में के ए, मतलब ए में के का मल्टीप्लाई करना है। दिस इज मैट्रिक्स ए, के का मल्टीप्लाई कर दो, हर एंट्री में होगा, मतलब 3k 4k -2k -2k, फिर यहां -2i का मतलब i में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये रहा आपका i, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। सो दिस इज 2 0 0 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। पहले सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वही करस्पॉन्डिंग एंट्री, 3k -2 -2k -0 करोगे तो -2k, 4k -0 करोगे तो 4k, -2k -2, एंट्री वाइज सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपको k निकालना है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होती है। तो किसी को भी किसी से इक्वेट कर दो, आपको k मिल गया। तो आओ मैं कर दे रहा हूं, इसको इक्वेट कर दो सीधा, तो 4 = 4k, तो हेंस k = 1, k का वैल्यू 1 आ गया। 2 मार्क के लिए एक स्मार्ट सा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, किया जा सकता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सबको इक्वेट करके देखते हैं। सबको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से आंसर आ जाएगा, किसी भी एक को इक्वेट कर लो, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब इजीली किया जा सकता है, कोई बड़ा टास्क नहीं। तो कर लीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। एक प्रॉब्लम और कर दे रहे हैं आपके लिए। फिफ्टींथ क्वेश्चन है ये आपकी बुक में, ये कभी मेरे बोर्ड्स में आया था 2008 में। क्वेश्चन 15 3.2, तो आपसे कहता है कि ए है आपका ऐसा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -5a + 6i, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई, ए तो आपको पता है 5a निकल जाएगा, आई आपको पता होता है, आई का वैल्यू पता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कोई कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि आई का ऑर्डर क्या लेना है, 2 × 2 लेना है, 3 × 3 लेना है, हमें कैसे पता लगेगा। आप इधर सुनिए, जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है 3 × 3 की, और ये क्या कर रहे हो आप, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना हो, सेम हो, सेम ऑर्डर पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर ए का ऑर्डर 3 × 3 है तो आई का ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली 3 × 3 ही आएगा, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। चलिए, यहां पे एक चीज अननोन है जो मुझे निकालनी है, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हुआ आपका a × a, तो देखिए भाई 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, सिमिलरली 2 2 1 0 1 -1 और ये 1 3 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए जल्दी जल्दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री वाइज मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2 × 2 हो गया 4, 0 × 2 हो गया 0, 1 × 1 हो गया 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 0,
0 इंटू 1 हो गया 0, 1 इंटू -1 हो गया आपका -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया आपका 2 + 0 + 0। चेक कर लो फटाफट से, ये मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर दिया। चलिए एक और बार करके दिखाते हैं। सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया आपका 4 + 2 + 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला 0 प्लस, फिर ये 1, फिर प्लस -3, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हुआ 2 + 3 + 0। अब ऐसे थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 2 + 0, 0 - 1 + 0, 1 - 3 + 0। सॉल्व कर लो इसको। सो व्हाट इज a²? 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 और -2। चेक कर लेना, कोई शायद मे भी मिस्टेक कर दिया मैंने, चेक वेक कर लेना। अब आपको इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको लेके चलो। नाउ मुझे वैल्यू चाहिए a² - 5a + 6i का। तो पहले a² लिखो, ये रहा a²। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a। a में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 1, 5 का मल्टीप्लाई करो 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 + 6i। i में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। i क्या होता है? डायगोनल में 1 बाकी सब 0। तो i में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल में 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो बहुत आराम से पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो एंट्री वाइज, जल्दी जल्दी। तो ये आ गया -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 + 4 -2 6 0 0 0 6 0 और ये होगी ये 0 0 0 0 6। सो ये आ गया 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर आ गया। चेक कर लेना, मे बी मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया हो सकता है, छोटी सी बात है। इस पर कोई बवाल नहीं उठा देना कि गलती कर दी, हो जाती है। कोई एरर हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बट करना इस तरीके से है। तो कभी मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था CBSE बोर्ड 2008 4 मार्क, बट वो 2008 की बात है। अब ज़माने बदल गए, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं पेपर में, तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, इसको कर लीजिएगा। इस तरीके से एक 16th क्वेश्चन है, उसमें भी हिंट दे देता हूँ। देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना आपको, ये कभी आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन लगा के देख रहे हो, इनमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। करने वाली चीज़ों को आपने करना है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करके देख सकते हो, वो बता दे रहा हूँ। पहले 16th क्वेश्चन देखिए आप, हिंट दे रहा हूँ। 3.3 का 16th ए दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है, कहता है शो करिए a³ - 6a² + 7a + 2i इज 0। और याद रखना दिस इज नॉट 0, दिस इज 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो पहले तो आप a² निकालोगे, a × a निकल जाएगा। फिर आप a³ निकालोगे, a³ कैसे निकलेगा? a² × a। फर्स्ट स्टेप में आपने a² निकाला होगा, a² में a का मल्टीप्लाई करोगे तो a³ आएगा, a³ आ गया। फिर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? a³ - 6a² + 7a + 2i। तो यहाँ पे a³ रखो, a² में 6 का मल्टीप्लाई करना, a में 7 का मल्टीप्लाई करना, i में 2 का मल्टीप्लाई करना। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, जोड़ लेना। जैसे आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे आपको दिखेगा कि सब एंट्री पे 0 आ गया। तो अगर सब जगह 0 है तो ये तो 0 मैट्रिक्स है, विच इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से टैकल कर लेना। अब क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको टेक्निकली करने हैं 3.2 एक्सरसाइज से, टाइम बर्बाद नहीं करना। 3.2 का करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 7 8, 6 से लेकर आप सीधा करो 12 तक सारे क्वेश्चंस। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 15 16 17 18। 18वां मैं करा दूंगा, बहुत बड़ा सा सवाल है, 18वां हम करा देंगे। और एक हमें 19वां भी करना है। 19वां तो मस्ट है क्वेश्चन आज के सिनेरियो में। बाकी ये 21 22 भी देख सकते हैं,
और ये 20वां अभी छोड़ दीजिएगा, जब मैं केस स्टडी टाइप के प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम कराए जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपने ये सब 3.2 से करना है। और जो सेशन में मैंने आज आपको बताया मेनली क्लास के स्टार्टिंग में कि स्केलर मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करना बताया था, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, वो वाले प्रॉब्लम, ये मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर वाले प्रॉब्लम, इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन ही इसका मेन है, उसमें हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो नेक्स्ट सेशन इसका बहुत 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 मेन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में आपका मैट्रिक्स कवर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।